एवरीवन, वेलकम टू अपना हिंदी चैनल, आपकी रूपाली मैम का हिंदी चैनल, जहां पर आपकी हिंदी की समस्या आज जितनी भी हो सभी का हल मिल जाता है। ठीक है, तो आज हम लेकर आए हैं अपने क्लास 12 के बच्चों की समस्याओं का हल। यानी कि अब आज तारीख हो गई है 13 और 15 तारीख को है उनका 12th का हिंदी का पेपर। तो भाई समस्याओं का हल तो लेकर आना ही है। मैंने सारी प्रिपरेशन करा दी, आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, यानी कि सब्जेक्टिव और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ प्रिपेयर करा चुकी। इवन आपको मैंने वन शॉट भी दे दिया। अब इन सब को देने के बाद ये हुआ कि जब सारी तैयारी कर ली है तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस। तो अभी तक हम सैंपल क्वेश्चन पेपर 3 कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं 4th सैंपल पेपर, क्योंकि मात्र 2 दिन है, आज और कल को छोड़कर परसों आपका पेपर है। तो फटाफट इनको देखिए और देखिए कि इसमें आपको कितने तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, कैसे कैसे पैटर्न है। पेपर पैटर्न तो अब तक आप समझ चुके होंगे। टाइम मैनेजमेंट भी आपने अभी तक अपना सेट कर लिया होगा कि कितना टाइम हम कितने सेक्शन को देंगे। लेकिन भाई बहुत जरूरी होता है कि भाई सैंपल पेपर में हमें बहुत तरह तरह के प्रश्न मिलते हैं। तो चलिए इनको भी देखते हैं और तरह तरह के सैंपल जितने प्रश्न हैं उनको भी करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी कोर का क्वेश्चन सैंपल पेपर नंबर 4। ठीक है, और इनका कोड ध्यान रखिएगा, कोर का कोड होता है 302 और ये सैंपल पेपर सेशन 2024 और 25 के लिए। ठीक, चलिए, तो जब पेपर आपको मिलेगा तो आप सभी को पता है कि 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। उन रीडिंग टाइम को आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपके अपठित गद्यांश हो, पद्यांश हो, पठित गद्यांश है, पठित पद्यांश है, इन सभी के आंसर्स आपको उन 15 मिनट के अंदर निकाल लेने हैं, ताकि आपके पास में आगे काफी समय रहे, क्योंकि पेपर लेंदी है, लिखने में टाइम लगेगा। तो वहां पर एक एक सेकेंड हमें अपना बचाना। चलिए, कुछ सामान्य निर्देश हैं जिन्हें हम फटाफट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इस प्रश्न पत्र में पूरा 12 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके 3 खंडों का, खा और गा में विभक्त है। खंड का में अपठित बोध आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो खंड का में आपके पास अपठित बोध आधारित 2 प्रश्न आएंगे, जिनमें आपके पास एक अपठित गद्यांश है, एक अपठित पद्यांश है। और इस पर अंदर जो प्रश्न रहेंगे वो सारे करने हैं, जिनमें आपके पास वर्णात्मक प्रश्न भी हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं। कोई ऑप्शन नहीं, सारे करने हैं। फिर आ जाते हैं खंड खा, जहां पर हमारी पाठ्यपुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड खा जो हमारा शुरू होगा वो होगा रचनात्मक लेखन से। फिर हमारी बुक अभिव्यक्ति और माध्यम के 6 अध्यायों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न रहेंगे, इनके अंदर आपके पास में 3-3 प्रश्न रहेंगे, जहां पर आपको 2-2 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो इनके पास अंदर आपके पास विकल्प है, तो घबराने की जरूरत नहीं। फिर आ जाते हैं खंड गा। खंड गा में पाठ्यपुस्तक आरोह और विधान से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड गा में हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह से प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पीय भी रहेंगे, वर्णात्मक भी रहेंगे। फिर उसके बाद विधान से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपके पूरी तरीके से वर्णात्मक होंगे और वो भी दीर्घोत्तरीय। ठीक है, अंदर प्रश्नों में विकल्प मौजूद है। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य, यानी कि 12 के 12 प्रश्नों के उत्तर आपको देना कंपल्सरी है। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः दीजिए। ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न आपको लाइन से करने। ये गलती मत करना कि भाई पहले हम 5 प्रश्न कर देते हैं, फिर 6 कर देते हैं, फिर 2 कर देते हैं, फिर 1 कर देते हैं। ये काम नहीं करना। 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न आपको सीक्वेंस में करने। चलिए प्रश्न पत्र शुरू करें। तो प्रश्न पत्र में सबसे पहले आ रहा है खंड का, जिसमें पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश को करने की ट्रिक पहले भी बता चुकी हूँ कि पहले प्रश्न पढ़ा करिए, फिर गद्यांश पढ़ा करिए। तो ऐसी प्रैक्टिस अगर आप कुछ गद्यांशों के साथ कर लो अपने पास घर पे, तो आप काफी अच्छे से आसानी से गद्यांश को सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते क्या है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ ये 10 नंबर के हैं। अब 10 नंबर में आपके पास 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 1 अति लघु आएगा और 3 जो हैं वो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे।
तो आपका अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न 1-1 नंबर के रहेंगे, और जो 3 प्रश्न आपके जो लघु उत्तरीय रहेंगे वो 2-2 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 10 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। चलिए पहले हम पढ़ रहे हैं क्या, गद्यांश। प्रसिद्ध दार्शनिक नीत्शे ने एक ऐसा देवता तलाश रहे थे जो मनुष्य की पहुंच में हो, उसी की तरह नाच गा सके, जीवन से भरपूर हो, हंसे रोए, काम करे कराए, बिल्कुल आदमी की तरह। नीत्शे को ऐसा देवता नहीं मिला तो उसने कह दिया ईश्वर मर गया। लगता है कि नीत्शे को कृष्ण की जानकारी नहीं थी। वे नाचते गाते काम करते और योगी भी थे, योगी भी हैं और कर्मयोगी भी, यानी कि वो अध्यात्म की तरफ भी झुके हैं और अपने कर्मों को भी करते हैं। काम करो बाकी सब भूल जाओ, यह है उनका अनासक्त कर्म। यहां तक कि काम के फल की भी इच्छा मत करो। कर्माणिधेवाधिकारस्ते, अजीब विरोधाभास। काम करने का निराला ढंग है कि काम तो पूरे मन से करो, ईश्वर का आदेश समझकर करो, पर उससे परे भी रहो, यानी कि कोई इच्छा ना करो। अब देखिए हम लोग काम करते हैं तो हमें उसके फल की इच्छा रहती है ना। काम पूरा होते अनासक्त हो जाओ, यानी कि काम पूरा हुआ उससे पूरी तरीके से अलग हो जाओ, उससे कोई इच्छा ना करो। यो कृष्ण जो भी करते उसमें गजब की आसक्ति दिखाई देती है, चाहे ग्वाले का काम हो, रसिक बिहारी का हो, सारथी का हो, उपदेष्टा या मार्गदर्शक का। वे मनोयोग से अपनी भूमिका निभाते दिखाई पड़ते और अगले ही क्षण उससे अलग, जैसे कमल के पत्ते पर पड़ा पानी, यानी कि सब कुछ करते लेकिन अगले ही पल उससे पूरी तरीके से अलग हो जाते, इतना समूह ना रहता। जीवन का प्रत्येक पल पूरेपन से जीना और चिपकना नहीं, यही अनासक्ति है। ठीक है, तो अनासक्ति क्या होता है, हर पल को मस्ती से जियो लेकिन उससे चिपको नहीं, अलग हो जाओ और उसके बारे में कुछ सोचो भी नहीं। उनमें भी अधूरापन दिखाई नहीं देता, पीछे मुड़ने का उन्हें अवकाश ही नहीं है, यानी कि पीछे मुड़कर वो चीजों को देखें इतनी उनको फुर्सत नहीं। ये कृष्ण जैसा कर्मयोगी ही कर सकता है। वे विश्व रूप हैं परंतु अहंकार कहीं नाम तक नहीं। गाय चराना या रथ हाँकने का काम करने में भी उन्हें कोई हिचक नहीं। अब देखिए हम लोग से अगर आज कहा जाए कि भैया तुम किसी का ड्राइवर बन जाओ तो हम लोग को कितना अजीब सा लगेगा ना, यार कैसा काम करा। अब देखिए इतने बड़े कृष्ण होते हुए वो अर्जुन के ड्राइवर यानी कि सारथी बने थे, है ना। चलिए अब इससे पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। नीत्शे किस प्रकार का देवता तलाश रहे थे, जो मनुष्य की पहुंच में, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, जो मनुष्य की पहुंच में हो। नेक्स्ट आते हैं, कृष्ण किस प्रकार के योगी हैं, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्म योगी या हठ योगी। वो क्या ज्ञान योगी, उन्हें हर चीज का ज्ञान है ना, कर्म का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, योग का ज्ञान है, भोग का ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान। इसलिए हम क्या कहेंगे, ज्ञान योग। कृष्ण के अनुसार काम करते समय किस प्रकार की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना। काम का फल, काम का तरीका, काम का समय या काम का महत्व। तो काम करते समय हमें जिस चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए वो है काम का फल। काम का फल कहने का यहाँ पर इनका तात्पर्य ये है कि भाई जैसे हम लोग काम करते हैं और हमें बड़ा इच्छा रहती है कि भाई इससे हमें ये फायदा होना चाहिए, वो फायदा होना चाहिए, तो ये होता है काम का फल की इच्छा। तो हमें काम के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो ये थे 3 बहुविकल्पी। अब हमारे पास में आएंगे 4 वर्णात्मक, जिसमें पहला हमारा अति लघुत्तरी। अब हम आप कहोगे कि मैम इसमें लिखा तो नहीं है अति लघुत्तरी। देखिए यहाँ पर नंबर से हमें पता चल जाता है। 1 नंबर का प्रश्न यानी कि 10 से 15 शब्दों के बीच उसका आंसर लिखना है। अगर 2 नंबर का है तो लघु उत्तरीय हो जाएगा, जिसका आंसर आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर का है तो 50 से 60 शब्दों में उत्तर लिखना है। 4 नंबर का है तो 80 से 100 शब्दों में आंसर लिखना है। और अगर 5 नंबर का है तो 100 से 120 शब्दों में उसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न में पहला है, नीत्शे ने ईश्वर मर गया क्यों कहा। क्योंकि वे एक नाचते गाते हुए भगवान को देखना मिलना चाहते थे, पर मिले नहीं तो उन्हें लगा भगवान मर गए। नीत्शे ने ईश्वर मर गया इसलिए कहा क्योंकि उन्हें ऐसा देवता नहीं मिला जो मनुष्य की पहुंच में हो और जीवन से भरपूर हो। कृष्ण किस प्रकार का कर्म करने की सलाह देते हैं, क्या कहते हैं, कर्म करो
और फल को भूल जाओ, फल की इच्छा ना। कृष्ण सलाह देते हैं काम करो बाकी सब भूल जाओ और काम के फल की भी इच्छा मत करो। कृष्ण के जीवन में अनासक्ति का क्या महत्व है? कृष्ण के जीवन में अनासक्ति का महत्व यह है कि प्रत्येक काम पूरे मन से करते हैं लेकिन उससे चिपकते नहीं है, जैसे कमल के पत्ते पे पड़ा पानी। यानी कि काम तो सारे करेंगे लेकिन फिर उससे जब हटते हैं तो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। 1% भी उनका मन या चित्त उससे चिपका हुआ नहीं रहता है। 7वां प्रश्न है हमारे पास, कृष्ण के कर्मयोगी होने का क्या उदाहरण दिया गया? देखिए, कृष्ण के कर्मयोगी होने का उदाहरण यह है कि ग्वाले का काम, रसिक बिहारी का काम, सारथी का काम और उपदेष्टा का काम मनोयोग से करते हैं और अगले ही क्षण उससे अलग हो जाते हैं। मतलब काम तो सारे अपने मन से कर रहे हैं, इच्छा से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उससे बिल्कुल अलग हो जाए। ना अफसोस है ना लगा। चलिए, तो गद्यांश हो गया, अब आते हैं पद्यांश। तो पद्यांश करने का तरीका भी आपको पहले बता चुकी हूँ कि पद्यांश में हमेशा हम पहले पद को पढ़ते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास अंश दिया गया है काव्य का, इसे पढ़ेंगे, फिर इस पे आधारित प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न वैसे ही रहेंगे, 3 बहुविकल्पीय और 3 वर्णांतर, क्योंकि ये हमारा है 8 नंबर का। मेरे देश तेरा चप्पा चप्पा मेरा शरीर है, तेरा जल मेरा मन है, तेरी वायु मेरी आत्मा है, इन सब से मिलकर ही तू बनता है मेरे देश। मैं और तू दो तो नहीं है, शरीर आत्मा मन एक ही प्राणी के, स्थूल या सूक्ष्म अंग हैं, मैं इन्हें बंटने नहीं दूंगा, मैं इन्हें लुटने नहीं दूंगा, मैं इन्हें मिटने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर बस इतनी ही पंक्ति दी गई, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कविता है ये देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है, जहां पर हम देश को और अपने शरीर को एक ही मानते हैं। चलिए, अब इसमें पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। कविता में तेरा जल मेरा मन है से किस प्रकार का संबंध दर्शाया गया है? भौतिक संबंध, मानसिक संबंध, आध्यात्मिक संबंध या भावनात्मक संबंध? अब मन किससे जुड़ा होता है? अध्यात्म से जुड़ा होता है और जल एकदम निर्मल होता है ना? तो ये क्या होगा? आपका आध्यात्मिक संबंध दर्शाया गया है। कवि ने अपने देश को किस प्रकार की संज्ञा दी है? अलग अलग भागों में बटा हुआ, एक ही प्राणी के अंगों के समान, केवल प्राकृतिक संसाधनों से युक्त, केवल सांस्कृतिक धरोहर से भरा। कैसा दर्शाया है? एक ही प्राणी के अंगों के समान। मैं इन्हें बंटने नहीं दूंगा से कवि का क्या उद्देश्य है? वो क्या कहना चाहते हैं? देश को बिखरने से रोकना है, व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना है, सामाजिक असमानता को खत्म करना है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है। तो सही क्या है? देश को बिखरने नहीं देना है, बस देश अलग अलग किसी न किसी भाव से बटा रहता है, हम वो काम नहीं। ठीक, चलिए अब हम आ गए, पहला प्रश्न है हमारा वर्णात्मक में। कविता में शरीर, आत्मा, मन एक ही प्राणी के स्थूल और सूक्ष्म अंग है। स्थूल मतलब मोटे बड़े और सूक्ष्म मतलब छोटे। से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? कि भाई मेरे लिए मेरा देश जो है मेरे शरीर जितना ही जो है जरूरी, प्यारा है। कविता में शरीर, आत्मा, मन ही प्राणी के स्थूल या सूक्ष्म अंग है। से कवि ये व्यक्त करना चाहते हैं कि देश और व्यक्ति का संबंध एक अटूट और एकत्वपूर्ण होता है, जैसे शरीर, आत्मा और मन मिलाकर एक प्राणी बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कविता में तेरी वायु मेरी आत्मा का क्या प्रतीकात्मक अर्थ है? तेरी वायु मेरी आत्मा यानी कि ये देश मेरे मन में, मेरे शरीर में हर जगह बसा हुआ। तेरी वायु मेरी आत्मा का प्रतीकात्मक अर्थ है कि देश की वायु यानी कि प्राकृतिक संसाधन कवि की आत्मा यानी कि आत्मा की गहराई का हिस्सा है, जो उसकी पहचान और अस्तित्व का अभिन्न अंग है। तो यानी कि ये हमारे मन में कहीं ना कहीं पूरे भीतर अंग तक समाया हुआ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि अपने देश के किस रूप को बचाने की कसम खाते हैं और क्यों? तो यहाँ पर उन्होंने एक अखंड रूप को बचाने की बात करी। हमारा देश क्या है? अखंड है, एक अलग अलग टुकड़ों में नहीं है, एक है। हम इसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? देखिए क्या है, कवि अपने देश के समग्र रूप को बचाने की कसम खाते हैं, सब कुछ। वे देश के विभिन्न हिस्सों को एक साथ रखने और उसके विनाश या बिखराव को रोकने की कसम खाते हैं कि मतलब इनको हम बिखरने
नहीं देंगे, क्योंकि उनके लिए यह देश उनके शरीर, मन और आत्मा का अभिन्न अंग है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 3, जहां से शुरू हो रहा है हमारा खंड खा। और खंड खा में हमारे पास प्रश्न आते हैं हमारे अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से। तो खंड खा का जो पहला प्रश्न और प्रश्न पत्र का तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर हमारे सामने आया है रचनात्मक लेखन। हमें 3 टॉपिक दिए गए हैं, 3 में से हमें कोई एक टॉपिक करना, ठीक है। जो भी आप एक टॉपिक करेंगे वो 120 शब्दों के अंदर होना चाहिए, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आपके इस एक टॉपिक के लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, दिए गए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए, ठीक है। पहला हमारा टॉपिक है मौन का आनंद। मौन मतलब क्या होता है? चुप रहे, इसका आनंद, इस पर लिखना है। तो चलिए देखते क्या है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मविश्लेषण, शांति और संवाद और आनंद की स्थिति। यानी कि जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने अंदर ही अंदर बहुत कुछ खोजने और समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जब हम मौन होते हैं तो हमारा मन बाहरी कोलाहल से युक्त होकर स्वयं से जुड़ने का अवसर पाता है। यह एक गहरी अनुभूति है जिसमें विचार स्पष्ट होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, हम अनुभूति का मतलब है जो हम अंदर से महसूस कर रहे हैं। हम चुप हैं लेकिन अंदर से सारी चीजों को महसूस करते हुए चल रहे हैं। संवेदनाएं प्रकट होती है और आत्मा को नई ऊर्जा मिलती है। कभी कभी शब्दों से अधिक मौन की शक्ति प्रभावी होती है। हाँ, यह हमें धैर्य, सहनशीलता और गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। प्रकृति का सौंदर्य भी मौन से ही महसूस किया जा सकता है, कि हम चुप रहेंगे तो ही महसूस होता है। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर संगीत, बहते जल की कलकल ध्वनि, मौन केवल सुनने की कला नहीं, बल्कि स्वयं को जानने और आत्मिक आनंद प्राप्त करने का मार्ग भी। तो क्या होता है, ये हम सिर्फ चुप रहते हैं तो उस समय हम अपने अंदर बहुत कुछ खोज रहे होते हैं और समझ रहे हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं अपना दूसरा रचना अभिव्यक्ति का पाठ। क्या दिया गया है? एकल परिवार, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। क्या है इसमें? एकल परिवार आज के समाज का एक प्रमुख संरचना बन चुकी है। ज्यादातर फैमिलीज क्या है? न्यूक्लियर फैमिली है। इनमें माता पिता और उनके बच्चे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में रहते हैं। आधुनिक जीवन शैली, करियर की बढ़ती महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की चाह ने संयुक्त परिवारों को पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त परिवार अब आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्या है? न्यूक्लियर फैमिलीज आपको देखने, यानी कि एकल परिवार देखने को मिलता है। एकल परिवार में निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं। बच्चों को दादा दादी और अन्य पारिवारिक सदस्यों का स्नेह कम ही मिल पाता है, क्योंकि भाई जब इनके साथ नहीं रहेंगे तो साल में एक बार उनके पास जाएंगे तभी उनका स्नेह मिल सकता है। और माता पिता पर सारी जिम्मेदारियां आ जाती। अकेलेपन की भावना भी कभी कभी इस व्यवस्था को कठिन बना देती। हालांकि तकनीक और सामाजिक मेलजोल के नए माध्यमों ने इस दूरी को कुछ हद तक कम किया है। अगर संतुलन बनाए रखा जाए तो एकल परिवार भी सुखी और संपन्न हो सकता है। तो मतलब अगर आपको आजादियां भी हैं तो खामियां भी हैं, मगर उन आजादियों का आपको फायदा भी ठीक से उठा। तीसरा हमारे पास में टॉपिक है देश प्रेम। इस पे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है ना। देखिए क्या, देश प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हृदय की गहराइयों से उपजी एक सशक्त भावना है। यह अपने देश के प्रति निष्ठा, सम्मान और सेवा का जज्बा है। सच्चा देशभक्त न केवल तिरंगे को सलाम करता है, बल्कि अपने कर्मों से देश की प्रगति में योगदान भी देता है। देश प्रेम का अर्थ केवल युद्ध में लड़ना नहीं, बल्कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अब कहें कि हम भाई हमें देश प्रेम है तो हम जाकर बॉर्डर पे लड़ें, अपनी जान दे, तभी हम देश प्रेमी हैं? नहीं, हम देश के अंदर रहकर भी देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उसको स्वच्छ रखने का काम करते हैं, सद्भावना बनाए रखने का काम करते हैं, तो भी हम देश प्रेम। समाज में सद्भाव बनाए रखना और देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना भी देश प्रेम का ही एक अंग है। यह भावना हमें अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करती है और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देती है। सच्चा देश प्रेमी वही है जो अपने विचारों, कार्यों और आचरण से देश को गौरवान्वित करता है। चलिए अब हम आ गए अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। हमारे 6 अध्याय हैं कोर में, ठीक है। कोर के सिलेबस में हमारे पास 6 अध्याय दिए गए हैं। इन 6 अध्यायों में से आपके पास प्रश्न आएंगे। पहले क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारे पास 4 प्रश्न दिए गए हैं
और हमें चारों प्रश्न करने हैं। कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ नहीं, ठीक है। अभी मिलेंगे ऑप्शन, परेशान नहीं होइए। क्या है पहला, 2 नंबर का एक प्रश्न है, तो मानकर चलिए 25 से 30 शब्दों में आपको आंसर देना है। स्ट्रिंग ऑपरेशन पर टिप्पणी कीजिए। यह खोजी पत्रकारिता का ही एक रूप है। स्ट्रिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर हम किसी से छुप कर उसके जितने अंदर फैक्ट्स होते हैं उनको निकालें, है ना, वही चीज। जब किसी टेलीविजन चैनल का पत्रकार छिपे कैमरे के जरिए किसी गैर कानूनी, अवैध और असामाजिक गतिविधियों को फिल्माता है और फिर उसे अपने चैनल पर दिखाता है, तो इसे स्ट्रिंग ऑपरेशन कहते हैं। कई बार चैनल ऐसे ऑपरेशन को गोपनीय कोड दे देते हैं, जैसे ऑपरेशन चक्रव्यूह, तो नाम दे देते हैं। लेकिन स्ट्रिंग ऑपरेशन का रूप यही होता है कि जो चीजें गलत हो रही हैं उन्हें छुपकर उजागर किया जाए और सबूत के तौर पर कैमरे से फिल्माया भी जाता है, ताकि व्यक्ति इससे मुकरे नहीं। दूसरा प्रश्न है, भीड़ भरी बस के अनुभव पर फीचर लिखिए। तो फीचर लेखन आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जहां हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन कराया था कि इसकी शैली जो रहती है वो पहले तो उल्टा पिरामिड शैली की तरह चलती है, लेकिन सेकंड पैरा से ही ये कथ्यात्मक हो जाती है। फीचर हमेशा मनोरंजनात्मक होना चाहिए, ताकि पढ़ते समय मनोरंजन हो, वो व्यक्ति भूले नहीं, ठीक है। भीड़ भरी बस में यात्रा करना किसी चुनौती से कम नहीं है। जैसे ही बस स्टॉप पर बस आती है, लोग धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सीट मिलना तो दूर, खड़े रहने की जगह भी मुश्किल से ही मिलती है। गर्मी, उमस और लोगों की बातचीत का शोर माहौल को और असहज बना देता है। अगर बस अचानक ब्रेक लगाए तो यात्री एक दूसरे पर गिरने लगते हैं। कभी कभी तो सहयात्री मददगार होता है तो कोई चिड़चिड़ाता है। कुछ लोग अखबार पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ मोबाइल में खोए रहते हैं। हालांकि सफरा तफरी में भी एक अनोखा जीवन दिखाई देता है। हंसी मजाक, रोजमर्रा की कहानियां और सफर की अनकही दास्तानें। तो इन सब के बीच में इतना सब होते हुए भी हम कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो शायद अपनी रूटीन लाइफ में नहीं देख पाते। थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहता है। तीसरा प्रश्न है, डेडलाइन का क्या आशय है। किसी भी समाचार पत्र या पत्रिका के लिए समाचार कलेक्ट करके और देने की एक अंतिम जो अवधि होती है उसे हम डेडलाइन कहते हैं। मोस्टली ये डेडलाइन 24 घंटे की होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो ये पेपर के छपने से 12 घंटे पहले की डेडलाइंस रहती है। देखते हैं क्या है। कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटों की खबरें छपने योग्य होती है। मान लीजिए अब कैसे है, मान लीजिए अब जैसे आज सुबह से लेकर कल सुबह तक की 24 घंटे की खबरें अब ये अखबार में छपेंगी, तो कल सुबह जो अखबार निकल जाएगा उसके बाद फिर 24 घंटे की खबरें अगले दिन के अखबार में निकलेंगी। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि ही डेडलाइन होती है, यानी कि सिर्फ अखबार छपने के 24 घंटे से पहले तक की ही खबरें आप दे सकते। चलिए, फोर्थ है, कहानी की भाषा शैली की क्या विशेषता है। कोई भी कहानी लिखते हैं तो उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। कहानी की भाषा शैली निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भाषा शैली सरल सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, पात्रानुकूल होनी चाहिए, यानी कि जितने भी पात्र या कैरेक्टर हैं उनके हिसाब से भाषा शैली होनी चाहिए। मान लीजिए पात्र ग्रामीण है तो उसकी भाषा शैली ग्रामीण शब्दों की होनी चाहिए। विषय अनुकूल होने चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप किसी विषय पर नारी सशक्तिकरण पे आप प्ले कर रहे हो तो उसके जितने भी संवाद हो, जो भाषा हो, वो उन्हीं के अनुकूल होनी चाहिए। प्रसंग अनुकूल हो, जो भी प्रसंग चल रहा है उसी के हिसाब से होनी चाहिए। देखिए 2 नंबर का प्रश्न था तो इसे पूरा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, हमने इसे पॉइंट्स में दे दिया। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 5। यहाँ पर भी हमारे सामने अभिव्यक्ति और माध्यम के 6 अध्यायों में से ही प्रश्न रखे जाएंगे। इसमें अब आपके पास सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन इन 2 प्रश्नों को लिए जो आपको नंबर मिल रहे हैं ये 4 नंबर। तो 4 नंबर के हिसाब से यहाँ पर आपको जो लिखना होगा वो करीबन रहेगा 60 शब्दों से ऊपर, 60 से 80 शब्दों के बीच आप मान लीजिए। ठीक है, चलिए क्या है। पहला प्रश्न है, बीट लेखन के समय संवाददाता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीट लेखन, बीट तो आप जानते हो ना, तो उस समय संवाददाताओं को किन बात का ध्यान रखना चाहिए।
संवाददाता को बीट लेखन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। बीट लेखन विशेष प्रकार की रिपोर्टिंग होती है जिसके अंतर्गत संवाददाता को संबंधित विषय की गहरी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि आप जिस भी बीट को कवर कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। रिपोर्टिंग से संबंधित विषय की तकनीकी भाषा शैली का भी उनको अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप व्यापार से संबंधित कर रहे हैं तो बाजार का चढ़ना उतरना, गरमाना, ये जैसे शब्दों जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं किसी भी क्षेत्र के, उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली का परिचय देते हुए इनकी विशेषताएं बताइए। तो चलिए देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की सर्वाधिक प्रचलित शैली। आप सभी को पता है कि ये शैली आजकल सभी माध्यमों में इस्तेमाल की जाती है। कोई भी जनसंचार का माध्यम हो, समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली से ही प्रस्तुत किया जाता है। इस शैली में सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है। इसके बाद घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। इस शैली में समाचार का क्लाइमेक्स अंत में नहीं बल्कि आरंभ में होता है, यानी कि जो कोई घटना घटी है उसे हम सबसे पहले लिख देते। अब इसकी शैली के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। जो समाचार उल्टा पिरामिड शैली है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो, बॉडी और निष्कर्ष, जिसको हम इंट्रो बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं और समापन बोलते हैं। इसे हिंदी में मुखड़ा कहा जाता है। बॉडी, इसमें समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। निष्कर्ष, इसमें समापन होता है। तो देखिए इंट्रो में हम क्या लिखते हैं, जो खबर है उसे हम सबसे पहले इंट्रो में लिख देते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्रेकिंग न्यूज टाइप की बोलते हैं। फिर उसके बाद घटते क्रम में आपको बॉडी में देना होता है और अंत में जो निष्कर्ष होता है उसमें समाचार लेखन के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, उसका विवरण होता है, विश्लेषण होता है खबर का। चलिए तीसरा प्रश्न है, फीचर क्या है। समाचार और फीचर में अंतर बताते हुए फीचर लेखन का उद्देश्य बताइए। तो यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए, फीचर क्या है, समाचार और फीचर में अंतर और फीचर लेखन का उद्देश्य। 3 चीजें आपको लिखनी है। तो देखते हैं। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मिक लेखन। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। फीचर लेखन की भाषा सरल, रूपात्मक और आकर्षक होती है, जबकि समाचार की भाषा सपाट होती है। उसमें आप कुछ अपनी तरफ से नहीं ऐड कर सकते, जो चीजें हैं वो वैसे ही लिखी जाएंगी। जहां फीचर में शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती, वहीं समाचार में शब्द सीमा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास समय कम होता है समाचारों को लिखने के लिए, या तो स्पेस होगा या समय कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो समाचार लिखे जाते हैं उनकी अपनी लिमिटेड सीमा होती है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 6, जहां से शुरू हो रहा है हमारा खंड गा, यानी कि हमारी बुक आरोह और वितान पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो आरोह के काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न हैं। फिर उसके बाद हमारे पास गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न हैं और फिर हमारी वितान से 1 प्रश्न, ठीक है। हर प्रश्न में विकल्प मौजूद है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सबसे पहले हमारे पास हमारे काव्य खंड से प्रश्न आए आरोह बुक के। तो काव्य खंड के 9 अध्याय हमारे इस बार सिलेबस में हैं। इन 9 अध्यायों में से हमारे सामने किसी भी काव्य का एक जो चैप्टर का एक काव्य पंक्तियां रखी जाएंगी, उन्हें पढ़ना है। उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और 5 हमें करने। देखिए क्या, हो जाए ना पथ में रात कहीं, जल्दी जल्दी चलता है, मंजिल भी तो दूर नहीं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह सोच थका पंथी, सोच थका दिन का पंथी भी। तो क्या है, आप सभी को पता है, एक गीत से लिया गया है ना। तो दिन बहुत जल्दी ढल रहा है और कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए, पथिक ये सोचकर बहुत जल्दी जल्दी अपने पैर चला रहा है कि जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। अब इस पर पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताइए। तो आप सभी को पता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है और कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। याद रखिएगा, हर काव्य अध्याय हो या आपका गद्य अध्याय हो, आपको लेखक के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं। कवि के मन में किस चीज की आशंका है? किस चीज की आशंका है? घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की, बात सही है। घर ना पहुंच पाने की, घर पहुंचने की, यात्रा
बिना रुकावट पूरी हो जाने की। तो सही क्या है, घर पहुंचने से पहले ही रात हो जाने की, ये टेंशन उनको है। कवि किस आशा से प्रेरित हो उठता है, क्या उसे आशा है? मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय शेष है, मंजिल तक पहुंचकर वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, मंजिल पास ही आने वाली है, कोई उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर उत्साहित आशा से भर जाता है कि मंजिल जो है वो पास ही है। ये बात जैसे ही उसके दिमाग में आती है, वो आशा उम्मीद से भर जाता है कि अरे अब तो थोड़ा ही समय बाकी है, जल्दी ही हम घर पहुंच जाएंगे। थका हुआ पथिक किसी पाने के कारण जल्दी जल्दी चलता है। किसको पाना चाहता है? वो अपनी मंजिल यानी कि लक्ष्य पाना चाहता है। तो सही क्या है यहाँ पर? घ ऑप्शन, अपने लक्ष्य। लक्ष्य को पाने की व्यग्रता के कारण कवि को कैसा प्रतीत होता है? अब जो है बहुत जल्दी है उसे कि जल्दी से वो मंजिल में पहुंच जाए। तो क्या उसे हो रहा है? दिन के बाद रात रात ना जाने कब आ जाएगी, दिन ढल ही नहीं रहा है, सभी विकल्प सही है, या दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। तो व्यग्रता के कारण कवि को कैसा प्रतीत हो रहा है कि दिन जो है वो बहुत जल्दी बीत रहा है, क्योंकि उनके पास समय कम है, तो जैसे लग रहा है बहुत जल्दी समय बीतता हुआ चला जा रहा है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 7 में, जहां पर हमारे काव्यखंड के 9 अध्यायों में से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे गए और हमें सिर्फ 2 प्रश्नों को करना है। तो यहाँ पर एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं आपको 3 नंबर, 2 प्रश्न के लिए मिलेंगे 6 नंबर। ठीक है, देखिए क्या है। कवि अपने कवि कर्म, यहाँ सॉरी चैप्टर क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। छोटे चौकोने खेत को कागज का पन्ना कहने में क्या अर्थ नहीं थे? कवि ने जो है वो क्या बोला है कि भाई हमारा जो कवि कर्म है वो कैसा है, वो जैसे कि एक क्या कहते हैं, छोटा खेत होता है, उसमें किसान बीज बोता है, उस तरीके से उन्होंने बताया। तो देखिए क्या है, कवि कर्म को किसान के कृषि कर्म जैसा बताता है। कवि कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। किसान के खेत के समान उसके पास चौकोर कागज का पन्ना है। जैसे खेत होते हैं चौकोर, वैसे उसके पास है। जैसे किसान जमीन में बीज, खाद, जल डालता है, उसी प्रकार मैं कागज पर शब्द भाव बोता हूँ। उसके बाद अनाज, फल, फूल की तरह कविता पुष्पित पल्लवित होती है। इस प्रकार कवि काव्य रचना रूपी खेती के लिए कागज के पन्ने को अपना चौकोना खेत कहते हैं। ठीक है, उन्होंने सिमिलर करने का अर्थ इसलिए क्या है, क्योंकि जिस तरीके से किसान काम करता है उसी तरीके से यहाँ पर कवि भी काम कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवितावली के आधार पर पुष्टि कीजिए कि तुलसी को अपने समय की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की जानकारी थी। अब देखिए कवितावली में उन्होंने 2 पद ऐसे प्रस्तुत किए हैं जहां पर हमें साफ तौर से पता चल रहा है कि समाज की सभी जो भी उस समय की परिस्थितियां हैं, लोग परेशान हैं, भुखमरी से मर रहे हैं, काम नहीं है, भेदभाव बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, धर्म अधर्म बहुत है, इस चीज को लेकर उन्होंने इन सब में बताया। तो उनके जो 2 पद दिए हैं उसमें कवितावली के उसमें बताया है ना, तो वही आपको यहाँ लिखना है। तुलसीदास मानवीय संवेदना के कवि हैं। उन्होंने युगीन चेतना का बहुत सुंदर समावेश काव्य में किया है। योगीन चेतना का मतलब क्या होता है? जिस युग के वो रहे उसके बारे में उन्होंने लगभग सभी जानकारी अपनी रचनाओं में लिखी। कवितावली में उद्धत पदों से यह स्पष्ट होता है कि तुलसी को अपने युग की समस्याओं की अच्छी समझ थी। वे संत होते हुए भी जनता की पीड़ा से वाकिफ थे। उन्हें समाज में व्याप्त गरीबी, बेकारी तथा भुखमरी का ज्ञान था। किसान, मजदूर, बनिक यानी कि बनिया इत्यादि वर्गों की जीविका के हास को कवि ने देखा था। इसमें भयंकर बेकारी और भूख का चित्रण सामने आया। पेट की आग का असर सभी व्यक्तियों पर स्पष्टता नजर आता है। यानी कि सभी लोग, हमने जब देखा ना, हम जब पद पढ़ रहे थे कि किसी तरीके से जो लोग भूखमरी से जूझ रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, तो वो अपने बच्चों तक को बेचने के लिए मजबूर थे ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी कवितावली में स्पष्ट रूप से दिखाई। काम न मिलने की विवशता में लोग ऊंच नीच कर्म कर रहे हैं तथा धर्म अधर्म पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे। इस प्रकार तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक और सामाजिक विषमता को ठीक से समझा है। यानी कि वो सारी चीजें समझ रहे हैं तभी तो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात की चूड़ी मरने और ऐसे सहूलियत से बरतने से कवि का क्या अभिप्राय है? अब बात की चूड़ी मर जाने यानी कि बात का अपना प्रभाव खो जाना।
अब सहूलियत बरतने के यानी कि जब भी हम बात को बोलें, किसी को भी समझाएं, तो उसके साथ हमें बहुत सावधानी से बात करनी चाहिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करिए ताकि सामने सुनने वाला, समझने वाला ठीक से हमारी बात के मतलब को समझ सके। इसीलिए कहते हैं सहूलियत बरत। बात की चूड़ी मरने और बात को सहूलियत से बरतने से कवि का अभिप्राय है कि किसी भी माध्यम से चुनाव कथ्य के भाव या अभिव्यक्ति के अनुरूप करना चाहिए। यानी कि आप जिस भी तरीके से बात को बोल रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं, कोई भी बात, जैसे मैं आपके सामने इनडायरेक्टली पेश हूं, कोई आपके सामने डायरेक्टली होता है, कोई जो है वो लिख कर बताता है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो भी आप माध्यम चुन रहे हैं उससे आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहने के लिए सक्षम। भाषा हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का साधन या जरिया मात्र। मूल बात कथ्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। मूल मतलब क्या होता है कि हम अपनी बात जो है वो ठीक तरीके से किसी को बता सकते, जो सहज भाषा के चुनाव और प्रयोग से अधिक बेहतर ढंग से होती है। कठिन और बोझिल भाषा का प्रयोग करने से हमारे अभीष्ट भाव अधिक स्पष्टता के साथ हमारी समझ में नहीं आते। अगर हमने कठिन शब्दावली इस्तेमाल करे तो क्या होगा, सामने वाले को समझ में आएगा? बिल्कुल समझ में। चलिए अब है प्रश्न संख्या 8, जहां पर हमारे काव्य खंड से फिर से प्रश्न रखे गए हैं 3, लेकिन करने हैं 2। लेकिन इस बार जो है आपको एक प्रश्न के लिए मिल रहे हैं सिर्फ 2 नंबर, यानी कि ये हो जाएंगे थोड़े कम शब्दों के, यानी कि 25 से 30 शब्दों के बीच इसके आंसर देने। देखिए क्या है, शरद ऋतु और भादव में अंतर स्पष्ट कीजिए। भादव मास के बाद शरद ऋतु इस्तेमाल स्टार्ट होती है। भादव मास में बारिश खत्म हो जाती है ना, और उसके बाद हल्की हल्की सी ठंड शुरू होती है, वहां से शरद ऋतु का प्रारंभ होता है। भादव के महीने में काले काले बादल उमड़ते उमड़ते हैं, तेज बारिश होती है, बादलों के कारण अंधेरा छाया रहता है। इस मौसम में जीवन रुक सा जाता है क्योंकि भाई बहुत बारिश तो होती है। इसके विपरीत शरद ऋतु में प्रकाश बढ़ जाता है, मौसम साफ होता है, धूप चमकीली होती है, चारों तरफ उमंग का माहौल होता है। तो ये भादव जो है वो बारिश के महीने का आखिरी मास होता है, उसके बाद का मौसम जो होता है वो शरद ऋतु का होता है। दूसरा प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को क्या संवेदनहीन कहा जा सकता है? तर्क के आधार पर अपने मत पूछना। बिल्कुल संवेदनहीन है। वहां पर एक अपाहिज व्यक्ति को लाकर उससे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसे रिलाने की कोशिश करी जा रही है सिर्फ इसलिए ताकि उस व्यक्ति के दर्द को बेचकर पैसा कमाया जा सके, पब्लिसिटी यानी कि प्रसिद्धि हासिल की जा सके। तो ये संवेदनहीनता ही तो है। उस व्यक्ति को आप स्टूडियो में लाकर ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिससे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता वास्तव में मीडिया द्वारा लोगों की पीड़ा आप बेचने की स्थिति को दर्शाती है। तथाकथित संवेदनशील कार्यक्रमों का संचालन करने वाले स्वयं संवेदनहीन होते हैं। इस तरह के कार्यक्रम, उनके अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं होती। वे पीड़ित व्यक्ति से अर्थहीन एवं मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ ऐसे प्रश्न करना है जिससे पीड़ित की वेदना यानी कि तकलीफ, आंसू छलक उठे और दर्शक उसके कार्यक्रम में रुचि लें। किसी भी तरह उनका टीआरपी बढ़े और उन्हें इसका व्यावसायिक लाभ प्राप्त हो, क्योंकि वो तो पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य अपाहिज या पीड़ित व्यक्ति की वेदना को दूरदर्शन के माध्यम से बेचना होता है। इसीलिए इस कविता को संवेदनहीनता की कविता माना जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, बादल राग कविता के आधार पर लिखिए कि बादलों को रणभेरी को सुनकर सोए हुए अंकुरों में किस प्रकार की चेतना उभरती है। तो अब आपको बताना है कि जो बादल हैं उनकी रणभेरी यानी कि जब उनकी गर्जन होती है तो उनको सुनकर जो सोए हुए अंकुर होते हैं उनके मन में किस तरह की जो है वो भावना उभर कर आ रही है। जिस प्रकार लोगों की उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। क्रांति की हुंकार से कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। अतः बादलों की रणभेरी को सुनकर सोए हुए अंकुरों में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 9, जहां से हमारे गद्य खंड पर 3 प्रश्न आएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय रहेगा, जहां पर गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे 5 और हमें 5 प्रश्न करने। ठीक है, देखिए क्या है। यह विडंबना की ही बात है, इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं।
इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। तो जाति प्रथा श्रम विभाजन पार्ट से लिया गया है, जो कि हमारे प्रश्न पत्र का अंतिम पार्ट है, 15वां पार्ट है ना, वहां से। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, लेखक किस विडंबना की बात कह रहा है? वो जातिवाद को जो लोग बढ़ावा देते हैं, ये एक बहुत गलत चीज है ना। तो सही क्या है, जातिवाद को बढ़ावा देना, ये एक विडंबना की बात। जातिवाद के पोषक अपने समर्थन में क्या तर्क देते हैं? वो क्या तर्क देते हैं? कार्यकुशलता, श्रमिक विभाजन, सभ्य समाज या श्रम विभाजन। तो जातिवाद के पोषक जो कहते हैं कि भाई जाति के हिसाब से ही श्रम विभाजन किया जाना चाहिए। लेखक क्या आपत्ति दर्ज कर रहा है? क्या आपत्ति दर्ज कर रहा है? श्रमिक विभाजन, यानी कि आप जाति के हिसाब से जो श्रम विभाजन कर रहे हो, उससे श्रमिक विभाजन भी हो रहा। इस पर उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। नेक्स्ट है, जातियां किस आधार पर विभाजित है? जाहिर सी बात है, जातियां किस आधार पर विभाजित है? नाम पर, कर्म पर, धर्म पर या पद पर? तो ये कर्म के बेस पर आधारित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अगर काम मिट्टी का है तो वो कुम्हार जाति का हो गया, कोई लकड़ी का काम कर रहा है तो वो बढ़ई जाति का हो गया। तो उसके कर्म के हिसाब से उसकी जातियों को बांट दिया गया। ठीक है, यह गद्यांश किस पाठ से अवतरित है? जाहिर सी बात है भाई, बाजार दर्शन, शीरीष के फूल, नमक या श्रम विभाजन और जाति प्रथा। किससे आधारित है? ये है श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ठीक है, तो याद रखिएगा, हमें जैसे हमेशा मैं बोलती आ रही हूं, आपको हर चैप्टर के जो लेखक हैं, जो चैप्टर का नेम है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं है और क्वेश्चन पूछ दिया गया तब दिक्कत आएगी। ठीक है, चलिए अब गद्य खंड पर हमारा दूसरा प्रश्न है, जहां पर हमारे सामने गद्य खंड के 6 अध्यायों में से 3 प्रश्न रखे गए हैं। उन 3 प्रश्नों में से हमें कोई 2 प्रश्न करने। तो जो भी आप 2 प्रश्न करेंगे, उस एक प्रश्न के लिए 3 नंबर मिलेंगे, तो 2 प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 6 नंबर। पहला प्रश्न है, रात्रि के समय गांव के वातावरण का वर्णन कीजिए, जिसका विवरण पहलवान की ढोलक कहानी में दिया गया। तो रात के समय कैसे सियार कूक रहे थे, एकदम सन्नाटा था, कहीं कहीं पर जो है लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी, सब कुछ है ना। देखिए क्या, अमावस्या की काली ठंडी रात थी। रात में हैजे और मलेरिया से ग्रस्त गांव एक भय से डरे हुए शिशु की भांति थर थर कांप रहा था। सियारों का रुंदन, उल्लुओं की डरावनी आवाजें ही सन्नाटे को चीरकर रात को और भयानक बना रही थी, यानी कि रात और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अन्यथा बीमारों के रोने और करहाने की आवाजें तो उनके मुंह में ही दबके रह रही, यानी कि जो लोग बीमार थे उनकी दर्द जो है वो उन्हीं के मुंह के अंदर रह जा रही थी, वो भी अपनी आवाजें बाहर नहीं निकाल पा रहे थे और सुनाई नहीं देती। संध्या काल में किसी आने वाली आशंका की सूचना देने के लिए राख पर बैठे कुत्ते रोने लगते थे। तो राख जो होती थी ना, उस पर गर्म होती थी, तो उस पे कुत्ते बैठे होते थे। तो कहते ना, कुत्ते आने वाली विपत्ति को पहले देख लेते हैं, तो उससे पहले ही वो रोना शुरू कर देते थे। अगला प्रश्न है, जेठ जिठौतों का लालच क्या था? लक्ष्मण उन्हें क्या उत्तर देती थी? अब ये कौन सा चैप्टर है? भक्तन से लिया गया। तो जेठ यानी कि उसके पति के बड़े भाई, और जिठौत यानी कि उन जेठों के लड़के। उनका लालच क्या था? वो लक्ष्मण की सारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहते थे, क्योंकि उस पे उनकी निगाह गड़ी हुई थी, है ना। पति की अकाल मृत्यु के बाद लक्ष्मण ने अपनी जायदाद संभाली। उसके हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस तथा फसलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठौतों के मन में लालच आ जाता था। वो सारी चीजें उसकी बड़ी अच्छी थी, क्योंकि वो देखभाल बहुत अच्छी करती थी। वे सभी चाहते थे कि लक्ष्मी दूसरा विवाह कर ले, जिससे उसकी सारी संपत्ति उन्हें मिल जाएगी। भाई वो दूसरा विवाह करके तो किसी और जगह चली जाएगी, तो ये सारी प्रॉपर्टी उनके पास वापस आ जाएगी। उनकी यह बात सुनकर लक्ष्मी ने गुस्से से उत्तर दिया, हम कुत्ते बिल्ली नहीं हैं कि हमारा मन पिघल जाएगा। हम दूसरे के घर कभी नहीं जाएगी। वह घर वालों की छाती पर ही मुंह डलेगी और राज करेगी। उसने एक सुई की नोक के बराबर जमीन भी किसी को नहीं दी। यानी कि सबने कोशिश करी कि वो विवाह करके चली जाए, लेकिन वो
नहीं। तीसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता के मंत्र का प्रसार करता है। जीवन हमेशा विपरीत परिस्थितियों में पलता है और उन विपरीत परिस्थितियों से भी लड़कर जो आगे निकल जाता है वो अजय होता है। शिरीष का फूल भी ऐसे ही है। जेठ मास की तपती गर्मी धूल लू को झेलता हुआ वो तब भी सरस बना रहता है। तो वो हमें प्रेरणा दे रहा है कि जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए आप आगे बढ़िए। तो जीवन की अजयता का संदेश दे रहा है ना। शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार कराए। तो कालजयी अवधूत का मतलब जानते हैं, जो समय पर विजय प्राप्त कर ले वो सन्यासी। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। जब पृथ्वी अग्नि के समान तप रही होती है तब भी वह कोमल फूलों से लदा लहता रहता है। तो कब तप रही होती है? ज्येष्ठ मास में। तब भी वो फूलों से लदा हुआ है, सरस बना हुआ है। बाह्य परिस्थितियां जैसे गर्मी, धूप, वर्षा, आंधी, लू आदि का उस पर कोई असर नहीं होता। इतना ही नहीं, वह लंबे समय तक खिला रहता है। शिरीष विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यशील रहने तथा अपनी अजय जिजीविषा के साथ निष्प्रह भाव से प्रचंड गर्मी में भी अविचल खड़ा रहता है। वो क्या रहता है कि भाई उसके अंदर जीने की इच्छा है। जिजीविषा का मतलब क्या होता है? जीवन जीने की इच्छा। इसके दम पर भी वो इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी सरस बना हुआ खड़ा रहता है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 11, जहां पर हमारे फिर से गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्न रखे गए हैं और हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने। लेकिन इस बार जो प्रश्न के लिए आपको नंबर मिलेंगे वो है 2 नंबर। ठीक है, तो 2 प्रश्न करोगे 4 नंबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी वर्ड लिमिट कम हो जाएगी, यानी कि 25 से 30 शब्दों में इसके आंसर आपको देने होंगे। पहला प्रश्न है, भगत जी के बारे में लेखक का क्या विचार है? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। भगत जी बहुत ही संयमी व्यक्ति, यानी कि संतोषी संयमी व्यक्ति हैं। उन्हें जितना बेचना है 6 आने का वो बेचते थे चूरन, उसके बाद सारा फ्री में बांटते थे। बाजार जाते तो जो उन्हें खरीदना है वही खरीद के लेके आते, यानी कि वो आत्म संतुलन अच्छी तरीके से जानते थे। भगत जी लेखक के पड़ोस में कई वर्षों से रहते हैं। वे चूर्ण बेचते हैं और उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है। चूर्ण से उन्होंने कभी भी 6 आने से अधिक की कमाई नहीं की, क्योंकि ना तो वे चूर्ण को थोक में देते हैं और ना ही व्यापारियों को बेचते हैं। जबकि उनका चूर्ण लेने के लिए सभी उत्सुक रहते हैं, यानी कि सभी कोशिश करते हैं किस तरह उनका चूर्ण मिल जाए। कभी भी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई। इस चूर्ण में कोई बीमार नहीं हुआ। लेखक साधारण व्यक्ति भगत जी को श्रेष्ठ विद्वानों में सम्मिलित करते हैं, यानी कि बहुत ही आत्मसंतुष्टि और संतुलित व्यक्ति हैं। जितना चाहिए उतना ही लेते हैं। बहुत ही अपने काम से प्रेम करते हैं, काम में कोई बेईमानी नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। काली मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जल और वर्षा के अभाव में गांव की दशा का वर्णन कीजिए। अब गांव में कुएं सूख गए हैं, पृथ्वी जमीन सूख गई है, फट गई है सूखने के कारण ऊपरी परत। गाय भैंस जानवर सभी पानी से के बिना व्याकुल हो रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। तो गांव का जो एक माहौल चित्रित किया गया है जो चैप्टर में, वही आपको यहाँ पर लिखना है। गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी से भुनकर त्राहिमाम कर रहे हैं। जेठ मास भी अपनी ताप फैला कर जा चुका है। ज्येष्ठ मास जा चुका है, ठीक है। और अब तो आषाढ़ के भी 15 दिन बीत चुके हैं। तो आषाढ़ मास में क्या होता है? वर्षा की शुरुआत होती है और उसके भी 15 दिन यानी कि एक पखवाड़ा बीत चुका है। कुएं सूखने लगे हैं, नलों में पानी नहीं आता। खेत की माटी सूख सूख कर पत्थर हो गई है। खेतों की पपड़ी पड़कर दरारें पड़ गई थी। शरीर को झुलसा देने वाली लू चलती है। ढोर डंगर प्यास से मर रहे हैं। ढोर डंगर का मतलब जो पशु पक्षी जो जानवर पले हुए हैं वो। पर प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं था। निरुपाय से ग्रामीण पूजा पाठ करने लगे। अंत में इंद्र से वर्षा कराने की प्रार्थना करने इंद्र सेना को निकलनी पड़ी। तो अंत में क्या होता है? वो इंद्र सेना पानी लेने के लिए निकलती है, जैसे मेढक मंडली कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताइए कि किसी मनुष्य को व्यवसाय बदलने की आवश्यकता कब पड़ती है और किसी मनुष्य को जीवन भर के लिए यदि एक ही व्यवसाय में बांध दिया जाए तो उसके क्या परिणाम निकलेंगे। तो देखिए, व्यवसाय बदलने की कभी कभी ये होती है कि भाई कभी कोई मौसम के हिसाब से बहुत सारा व्यवसाय होता है। जैसे मिट्टी का काम, मिट्टी के बर्तनों का काम होता है, गर्मियों में होता है, ठंडों में नहीं चलेगा। बारिश में भी वो मिट्टी के बर्तन नहीं बिकते। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगी तो उसमें तकनीकी नॉलेज नहीं है, तो व्यवसाय बदलने की जरूरत पड़ जाती है।
और अगर मान लीजिए आपको व्यवसाय बदलने के लिए बाध्य कर दिया जाता है, आपको एक ही व्यवसाय में बांध कर रखा जाता है, तो आपके भूखों मरने तक की नौबत आ जाती है। क्योंकि भाई अगर उस व्यवसाय से आप अर्न नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप भूखों मरोगे ही। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर एक व्यक्ति को व्यवसाय बदलने की आवश्यकता उत्पन्न होती है जब उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रगति करने की इच्छा होती है या जब उसे अवसर मिलता है। एक ही व्यवसाय में बांध दिए जाने से व्यक्ति प्रगति के अवसर से वंचित रह सकता है। सामाजिक और आर्थिक प्रगति की सीमाएं बढ़ सकती हैं और व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव डाल सकते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 12 पर, जो है हमारी प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न। और यहाँ पर हमारे सामने आएंगे हमारी बुक वितान भाग 2 के 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न, और हमें करने होंगे 2 प्रश्न। एक प्रश्न के लिए हमें 5 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। 2 प्रश्न करोगे 10 नंबर, तो यानी कि आपको 5 नंबर अगर किसी प्रश्न के लिए मिल रहे हैं तो उसकी वर्ड लिमिट आप मान के चलो 100 से 120 शब्दों के बीच आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 उत्तर देने, 3 दिए हैं 2 देने। पहला क्या है, सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशन दा के उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे। वो जो किशन दा अपनाते थे और बाद में यशोधर बाबू ने भी उन्हें एक्सेप्ट किया और उसी के हिसाब से अपना जीवन जीते, उन आदतों को या उन बातों को आपको यहाँ लिखना। देखिए क्या, सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशन दा ने अनेक जीवन मूल्य ऐसे थे जो यशोधर बाबू की सोच में आजीवन बने रहे। उनमें से कुछ जीवन मूल्य निम्नलिखित हैं, तो वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ कुछ दिए गए हैं। सादगी सबसे पहले, यशोधर बाबू अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वे सुविधा के साधनों के फेर नहीं पड़ते थे। वे साइकिल पर ऑफिस जाते तथा फटा पुलोवर पहनकर दूध लाते। तो यही सादगी किशनदा के अंदर भी थी जो यशोधर बाबू ने अपनाई। दूसरा था सरलता। यशोधर बाबू सरलता की मूर्ति थे। वे छल कपट या दूसरों को धोखा देने जैसे कुत्सित विचारों से दूर थे। भारतीय संस्कृति से लगाव, यशोधर बाबू को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव। उनके बच्चों पर पाश्चात्य सभ्यता से लगाव है, फिर भी वे पुरानी परंपरा और भारतीय संस्कृति के पक्षधर। वे परंपरागत भारतीय रीति रिवाजों में विश्वास रखते हैं तथा उन्हें पूरा भी करते हैं। तो उनको अपनी संस्कृति जैसे जनेऊ पन्नू हो या क्या कहते हैं दशहरे के रामलीला के लिए अपना घर देना हो, ये सारे काम वो किशनदा जैसे करते थे वैसे यशोधर बाबू भी करते हैं। फिर है आत्मीयता। यशोधर बाबू अपने पारिवारिक सदस्यों से अलगाव, अन्य लोगों से भी आत्मीय संबंध के अलावा अन्य लोगों से भी आत्मीय संबंध रखते थे और यह संबंध बनाए रखते थे। तो कहते हैं ना, दिल जुड़ गए, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, लेकिन उनसे वो संबंध बनाते थे और हमेशा निभाते भी थे। पारिवारिक जीवन शैली, यशोधर बाबू सहज पारिवारिक जीवन जीना चाहते थे। वे निकट संबंधियों से रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं तथा यह इच्छा रखते हैं कि सब उन्हें परिवार के मुखिया के रूप में जाने। उपर्युक्त जीवन मूल्य उन्हें किशनदा से मिले थे जो उन्होंने आजीवन बनाए रखा। दूसरा प्रश्न है हमारे चैप्टर जूझ से। जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक के किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। बिल्कुल, जूझ का मतलब होता है संघर्ष। हमने इनके जितना भी हमारा ये पाठ यहाँ रखा गया तो हमने ये देखा कि शुरू से ही हमारे लेखक ने अपनी पढ़ाई को लेकर हो या अपने स्कूल के पहले दिन को लेकर हो या कविता लेखन या वाचन को लेकर हो, हर जगह उन्होंने संघर्ष किया। तो मतलब ये उनकी चारित्रिक विशेषता यानी कि संघर्षरत रहने की विशेषता को उजागर करता है। पाठ का शीर्षक किसी भी रचना के मुख्य केंद्रीय भाव को व्यक्त करता है। जूझ का अर्थ है संघर्ष। इसमें कथानायक आनंद की पढ़ाई लिखाई बीच में रोककर उसे खेती बाड़ी के कार्यों में लगा दिया गया था, किंतु लेखक पढ़ना चाहता था, इसीलिए उसने पिता की इच्छा के विरुद्ध पाठशाला जाने के लिए संघर्ष किया, जिसे पाठ का शीर्षक पूर्णता अभिव्यक्त करता है। आनंदा के पिता ने उसे स्कूल जाने से मना किया, लेकिन पढ़ने की तीव्र इच्छा ने उसे जीवन का एक उद्देश्य दिया। विद्यालय जाने के लिए पिता की जो शर्तें थी उनका पालन किया। उन्होंने जो 3 शर्तें रखी थी उन 3 शर्तों का उन्होंने पालन किया कि भाई सुबह स्कूल जाने से पहले खेतों में पानी देना है, लौट के आके जानवरों को चराना है, और जब कभी खेत में काम होगा तो तुम्हें छुट्टी भी लेनी है। तो वो सारी शर्तें उन्होंने मान ली। वह विद्यालय जाने से पहले बस्ता लेकर खेतों में पानी देता, वह ढोर चराने जाता, फिर भी उनके पिता ने उनका पाठशाला जाना बंद करवा दिया था, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी।
पूरे आत्मविश्वास के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा और सफल हुआ। योजना बनाई, उन्होंने दत्ताजी राव की मदद ली, उनकी माँ ने और उन्होंने, ठीक है, और सफल भी हुए। स्कूल दोबारा शुरू हो गया। पाठशाला में भी उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा और वहां भी संघर्ष किया। आनंदा ने मास्टर सौंदगेलकर से प्रभावित होकर काव्य में रुचि लेना प्रारंभ किया। इससे नायक की संघर्ष करने की केंद्रीय चारित्रिक विशेषता का पता चलता है। कौन सी? कि भाई वो संघर्षरत व्यक्ति है। आप कोई भी परेशानी दे दो, कुछ भी दे दो, वो संघर्ष करके उससे जूझ कर आगे निकल जाएंगे। अगला प्रश्न है अतीत के दबे पांव से। अतीत में दबे पांव। सिंधु सभ्यता हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंश है, जहां अपनाई गई व्यवस्था और तकनीक की अनेकों विशेषताएं आज भी उपयोगी हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। बात सही है। सिंधु घाटी सभ्यता एक तरीके से हमारा ही पास्ट, हमने वहां से अपनी संस्कृति परंपराओं को सीखा है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंश है, जहां अपनाई गई व्यवस्था और तकनीक की अनेक विशेषताएं आज भी उपयोगी, यानी कि उन खंडरों में भी जाएं तो हम आज बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह ग्रिड प्रणाली पर आधारित व्यवस्थित योजना के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वो शहर पूरी तरीके से एक ग्रिड प्लान पे बनाया गया है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ या इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर हैं जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। तो मतलब आपने हड़प्पा सभ्यता से वो ग्रिड प्लान लिया और आज के समय में आप वैसे शहरों को बना रहे हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की योजना नगरीय थी। घरों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट है, नगरों में चौड़ी चौड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे को प्रायः समकोण पर काटती थी। समकोण का मतलब एक एंगल पे काटती थी। अक्सर हम लोग के शहर में देखते हैं कि कर्व रोड्स होती है, ऐसा नहीं होता, ये एंगल्स में बनी हुई रोड्स होती थी। ये सड़कें राजमार्ग से मिलती थी और नगर को विभिन्न ब्लॉकों में बांटा जाता था। सड़कों के किनारे नालियां थी जो पक्की और ढकी होती थी। इनमें मेन होल भी बनाया गया था। तो मतलब जो आज के आप प्राण देख रहे हो जल निकासी का, वो कैसे आज से हजारों साल पहले सिंधु सभ्यता में इस्तेमाल किया जा चुका है। सिंधु सभ्यता के विकास और उसके तकनीकी अद्वितीयता ने आज भी हमारे जीवन पर प्रभाव डाला है। तो वहां पर आप जब भी जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, अरे ये तो आज के हमारे शहरों में है। क्यों? क्योंकि आज के शहरों में वहां से बहुत ज्यादा प्रेरणा लेकर निर्माण कार्य किया जा रहा। तो ये था हमारा प्रश्न पत्र 4 जिसे हमने आज आपके लिए कंप्लीट कराया, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि अभी हम आपके लिए कल के लिए एक सैंपल पेपर और लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, और परसों तो आपका पेपर ही है, ठीक है। तो बस थोड़ी सी और प्रिपरेशन बाकी है, उसके बाद हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो प्रिपरेशन तो हो चुकी है, प्रैक्टिस कर रहे हैं सैंपल पेपर के थ्रू। चलिए जल्दी फिर कल दोपहर 12 बजे आपके पास आती हूँ फिर से एक सैंपल पेपर लेकर, ठीक है। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।